अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 30 से आज मैं पढ़ूँगी रिस्टोरेशन। और ये यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आप किसी बंदे ने कमेंट किया हुआ था जी कि आप लेट वीडियोस अपलोड करती हैं या थोड़ा थोड़ा कर रही हैं, तो जितना पास होने के लिए ज़रूरी है उतना तो काफ़ी देर का मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये जो बाकी चीज़ें हैं इनमें से भी टेस्ट आता है, मैं ये नहीं कह रही नहीं आता, लेकिन ये इस पे आपका टेस्ट डिपेंड नहीं करता। अब ज़्यादा चीज़ें आपको सिर्फ जितना मैं डाल चुकी हूँ वो कर लें, और जो आपके ऑनलाइन टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप किताबें 6 दफ़ा 10 दफ़ा पढ़ लें, आपने अगर टेस्ट नहीं किया ना तो आप फेल हो जाएंगे। सो जो टेस्ट आपके ऑनलाइन हैं उनको ज़रूर किया करें। और आप को मैं ये भी बात सबको बार बार समझाती हूँ कि जब आप टेस्ट अनलॉक करते हैं पैसे दे के, 10 पाउंड दे के या 15 पाउंड दे के, तो वो आपको एक सर्टेन टाइम लिमिट के लिए होते हैं। वो आपके हमेशा के लिए नहीं होता कि वो आपको खुले ही रहेंगे और आप टेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे 2 महीने 4 महीने। वो 1 महीने बाद अब आपके बंद हो जाते हैं टेस्ट। सो उस टाइम को अच्छी तरह अवेल किया करें। रोज़ाना कम से कम एक टेस्ट ज़रूर किया करें। और आपके जब तक टेस्ट में 23 24 टेस्ट में नंबर नहीं आने शुरू हो जाते तब तक आप अपना टेस्ट बुक करके टेस्ट देकर जो है वो रिस्क ना लिया करें, क्योंकि पास होने की उम्मीद उसमें नहीं होती है। आपका टारगेट पूरा 25/25 का होना चाहिए या मैक्सिमम 24। इतना होगा तो आपका 21-22 पे जाके कहीं टेस्ट पास होगा। रिस्टोरेशन जी, पीछे क्रॉमवेल की बात हो रही थी। क्रॉमवेल ने कैसे प्रोटेस्टेंटिज्म को या अंग्रेज़ों का जो इस्टेब्लिशमेंट था उसको राइज किया और बहुत फोर्स के साथ किया। कितने सारे लोग इसने मार दिए सिर्फ गवर्नमेंट के कहने पे। सो आगे जो है जी रिस्टोरेशन में क्या हुआ। रिस्टोरेशन का मतलब होता है चीज़ों को वापस अपनी असल में वापस लेकर आना। सो इन May 1660s, Parliament invited Charles II to come back from exile in the Netherlands. May 1660s में पार्लियामेंट ने चार्ल्स टू को, यानी चार्ल्स वन का जो बेटा था, चार्ल्स वन का तो सर कलम हो गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। चार्ल्स टू भाग गया था। चार्ल्स टू को उन्होंने वापस बुलाया कि जी आप जलावतनी से जो वापस तशरीफ़ ले आए। ही वॉज क्राउंड किंग चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। चारों इलाकों का उसको बादशाह बना दिया गया। चार्ल्स टू मेड इट क्लियर दैट ही हैड नो विश टू गो ऑन हिज ट्रैवल्स अगेन। चार्ल्स टू ने एक साफ साफ बात बता दी कि वो दोबारा किसी सफ़र पर नहीं जाएगा। वो बेसिकली सफ़र पे तो नहीं गया था, लेकिन वो भागा हुआ था, वो भाग गया था। लेकिन ऑब्वियसली उसने अब ये तो नहीं कहना था मैं नहीं भागूंगा। He understood that he could not always do as he wished, but would sometimes need to reach agreement with the parliament. उसने बात अंडरस्टैंड बड़े अच्छे से कर ली, अनलाइक हिज फादर, कि मैं हमेशा जो चाहता हूँ मैं वो नहीं करता फिरूँगा, मुझे पार्लियामेंट की रजामंदी जो है वो लाजमी रिक्वायर्ड होगी। जनरली आम तौर पे पार्लियामेंट सपोर्टेड हिज पॉलिसीज़, पार्लियामेंट ने उसकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट किया। द चर्च ऑफ इंग्लैंड अगेन बिकेम द इस्टेब्लिश्ड चर्च, ऑफिशियल चर्च, सरकारी चर्च के तौर पे चर्च ऑफ इंग्लैंड को दोबारा इस्टेब्लिश कर दिया गया। बोथ रोमन कैथलिक एंड प्रीटेंस वर केप्ट आउट ऑफ पावर। जो रोमन के कैथलिक्स थे, रोमन कैथलिक्स जो लोग थे, और जो प्रीटेंस थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट प्रोटेस्टेंट्स थे, उन दोनों को उन्होंने बिल्कुल पावर से बाहर कर दिया। फिर ड्यूरिंग चार्ल्स टू रेन इन 1665 देयर वाज अ मेजर आउटब्रेक ऑफ प्लेग इन लंदन। प्लेग वबा को कहते हैं। वही कहते हैं 1665 में चार्ल्स टू के हुकूमत के अरसा के दौरान क्या हुआ, एक वबा लंदन में फैल गई। थाउजेंड्स ऑफ द पीपल डाइड, हज़ारों लोग मर गए, स्पेशली इन द poorer एरियाज, खास तौर पे गरीब इलाकों में। एंड द फॉलोइंग ईयर्स ग्रेट फायर डिस्ट्रॉयड मच ऑफ द सिटी। और अगले साल क्या हो गया जी, आग लगी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हिस्सा उस शहर का यानी लंदन का जलकर राख हो गया, इंक्लूडिंग मैनी चर्चेस एंड सेंट पॉल कैथीड्रल, जिसमें बहुत सारे चर्चेस भी और सेंट पॉल कैथीड्रल भी जल गया। लंदन वॉज रीबिल्ट विद न्यू सेंट पॉल। लंदन में एक नया सेंट पॉल बनाया गया, सेंट पॉल कैथीड्रल का नाम है।
Yeah, which was designed by the famous architect Sir Christopher Wren, जिसका डिज़ाइन जो है वो क्रिस्टोफर रेन ने किया. Samuel Pepys wrote about these events in the diary which was later published and is still read today. सैमुअल पेपीज़ ने अपनी डायरी के अंदर ये रोज़मर्रा के जो मामलात हो रहे थे चार्ल्स टू के अरसा के दौरान वो उसने सारी डायरी में लिखे हैं और वो आज भी चीज़ें पढ़ी जाती हैं और बाद में पब्लिश भी हो गई. द हेबियस कॉर्पस एक्ट became law in 1679. इस साल में हेबियस कॉर्पस एक्ट जो है वो कानून बन गया. दिस इज़ वेरी, ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ हैं जिसका मतलब अगली लाइन्स में आएगा. दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन. ये कानून साजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी विच रिमेन्स रेलेवेंट टुडे, जो कि आज भी बहुत रेलेवेंट है माना जाता है. हेबियस कॉर्पस इज़ लैटिन फॉर यू मस्ट प्रेजेंट द पर्सन इन द कोर्ट. हेबियस कॉर्पस जो है वो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि आपको इंसान को कोर्ट में लाजमन पेश करना पड़ेगा. यानी कि आप किसी को जेल में बंद करके कैद में नहीं रख सकते. अगर किसी को रखा हुआ है तो उसको कोर्ट में लेकर आया जाए. द एक्ट guaranteed that no one could be held prisoner unlawfully. इससे फ़र्क क्या पड़ा? इससे गारंटी लोगों को मिल गई कि किसी को भी कैदी को अनलॉफुली गैर कानूनी तौर पे कैद में नहीं रखा जा सकता किसी इंसान को. एवरी prisoner हैज़ अ राइट टू कोर्ट हियरिंग. कानून की मदद हासिल करना, मुकदमे की सुनवाई हासिल करना या कोर्ट में जाना, ये हर एक इंसान का हक है. चार्ल्स टू वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस. चार्ल्स टू को साइंस में बहुत दिलचस्पी थी. ड्यूरिंग हिज रेन द रॉयल सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड. रॉयल सोसाइटी बनी इसके अरसे के दौरान टू प्रमोट नेचुरल नॉलेज, कुदरती नॉलेज को प्रमोट करने के लिए. दिस इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग साइंटिफिक सोसाइटी इन द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे पुरानी जो साइंस सोसाइटी है और जो अभी तक सर्वाइव करी है, बची हुई है, वो ये है, यानी कि द रॉयल सोसाइटी है. Among its early members was Sir Edmund Halley, who successfully predicted the return of the comet, now called Halley's Comet, and Sir Isaac Newton. अच्छा, जो उसमें जो इस सोसाइटी में काम करने वाले जो अर्ली मेंबर्स थे, जो सबसे पहले उससे मेम्बरान बने, उनमें ये दो नाम भी थे, यानी कि न्यूटन और हैली. ये हैली कौन था जिसने प्रिडिक्ट किया था, यानी पेशन गोई की थी कॉमेट की, रिटर्न ऑफ द कॉमेट. कॉमेट होता है जो आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, आसमान नासा के वीडियोस में बेसिकली आपने देखा होगा कि पत्थरों की तरह की चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम में घूम फिर रही हैं. सो जो कॉमेट होता है वो बेसिकली होता है, शायद बर्फ़ होती है उसमें, बर्फ़ की तरह के पत्थर होते हैं जो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं. उसके बारे में इसने बात की. एंड सर आइजैक न्यूटन भी उसमें था. आइजैक न्यूटन कौन है? बॉर्न इन लिंकनशायर, ईस्टर्न इंग्लैंड, आइजैक न्यूटन फर्स्ट बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन ही स्टडीड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसका भी दिलचस्पी साइंस में थी. ही बिकेम एन इम्पोर्टेंट फिगर इन दिस फील्ड. और साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट इंसान शख्सियत बन गया. हिज मोस्ट फेमस published work was Philosophia Naturalis Principia Mathematica. So this is the name of his published work, जिसका फुल फॉर्म अंग्रेज़ी में क्या है? Mathematical Principles of Natural Philosophy. यानी कि कुदरती फ़लसफ़े का जो है उसमें जो मैथ्स के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं. which showed how gravity applied to the whole universe. जिसमें वो ये बताता था कि पूरी कायनात में जो है वो ग्रेविटी अप्लाई होती है. ग्रेविटी होती है कशिश सेकंड, जिसको उर्दू में कहते हैं, जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कि हर चीज़ जो है वो दुनिया के मिडल में खिंच रही है, जिसकी वजह से हम पाँव ज़मीन पे रख पाते हैं. हम कोई चीज़ जहाँ पे रखते हैं वो वहीं पे पड़ी रहती है उसके वेट की वजह से. और वेट को पुल करने वाली चीज़ क्या है जी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी चांद पे जाएंगे तो ज़ीरो हो जाएगी, तभी वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो हवा में उड़ते हैं. सो ये सारी बातें इसने बताई. न्यूटन ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ द कलर्स ऑफ रेनबो. उसने ये बताया कि जो कौसिक कज़ा यानी रेनबो के जो कलर्स हैं उन सारे रंगों से मिलकर सफ़ेद रंग बना है. सफ़ेद रोशनी उन रंगों की बनी है. मैनी ऑफ हिज डिस्कवरीज आर स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर द मॉडर्न साइंस. बहुत सारी उसकी डिस्कवरीज जो हैं
दरियाफ्तें आज भी इम्पोर्टेंट हैं। फिर है जी कैथलिक किंग। चार्ल्स टू हैड नो लेजिटिमेट चिल्ड्रन। चार्ल्स टू की कोई जायज़ औलाद नहीं थी। ही डाइड इन 1685 and his brother James, who was a Roman Catholic, became King James II of England, Wales, Ireland, and King James VII, this is 7, of Scotland. वो ये कह रहा है कि चार्ल्स टू के मरने के बाद उसका जो भाई था, चार्ल्स टू जो था वो तो प्रोटेस्टेंट था, लेकिन चार्ल्स का जो भाई है जेम्स वो है कैथलिक। उसको उन्होंने बादशाह बना दिया चारों इलाकों का। जेम्स फेवर्ड रोमन कैथलिक। जेम्स जो है वो रोमन कैथलिक के हक़ में था एंड अलाउड देम टू बी आर्मी ऑफिसर्स, और उसने उनको इजाज़त दे दी कि वो आर्मी ऑफिसर्स के तौर पे खदमात सर अंजाम दें, विच एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हैड फॉरबिडन, जिसकी सख्ती से पार्लियामेंट में ममानियत थी कि मना था कि आप नहीं हरकत कर सकते। ही डिड नॉट सीक टू रीच एग्रीमेंट विद द पार्लियामेंट, उसने भी पार्लियामेंट से पूछना गवारा नहीं किया, एंड अरेस्टेड, और उनसे किसी एग्रीमेंट पे नहीं जा पहुंचा, एंड अरेस्टेड सम ऑफ द बिशप्स ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, और चर्च ऑफ इंग्लैंड के जो बिशप्स थे, जो पादरी, सीनियर पादरी थे, उनको अरेस्ट किया। पीपल इन द इंग्लैंड वरीड, इंग्लैंड के लोग जो है वो परेशान हो गए, दैट जेम्स वांटेड टू मेक इंग्लैंड अ कैथलिक कंट्री वंस मोर, कि वो इंग्लैंड को एक दोबारा से कैथलिक कंट्री बनाना चाहता है। हाउएवर हिज heirs were two daughters who were both firmly Protestants, लेकिन जो उसकी दो बेटियां थी जो कि ऑब्वियसली जिन्होंने आगे आना था, वो दोनों प्रोटेस्टेंट थी। Some people thought that this meant there would soon be a Protestant monarch again. So लोगों के अंदर उम्मीद थी कि शायद मोनार्क जो अगला शहंशाह है वो दोबारा से प्रोटेस्टेंट ही आ जाए। Then James White had a son. जेम्स का एक बेटा भी था। Suddenly it seemed likely that the next monarch would be a Protestant after all. Wouldn't be a Protestant after all. और उसमें ये शक भी लोगों में फैल गया कि अगर वो बेटा आ गया आगे तो फिर तो कैथोलिज्म राइट हो जाएगा। ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस कहते हैं शानदार, रेवोल्यूशन कहते हैं इनकलाब को। शानदार इनकलाब क्या था? शानदार इनकलाब पढ़ते हैं जी, खून रेजी के बगैर आप कहीं पे हुकूमत पालें, दैट इज़ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। प्रोटेस्टेंटिज्म वापस आ गया जब। जेम्स टू's eldest sister Mary was married to her cousin William of Orange, the Protestant ruler of Netherlands. नेदरलैंड का जो प्रोटेस्टेंट रूलर था विलियम, उसके साथ जेम्स टू की जो बड़ी बेटी थी मैरी, उसकी शादी होगी, जो उसके कज़न लगता था। In 1688 important Protestants in the England asked William to invade England. और जो नेदरलैंड के ही जो लोग थे, जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, बल्कि जो प्रोटेस्टेंट लोग इंग्लैंड में मौजूद थे, उन्होंने विलियम को ये कहा, यानी कि जेम्स टू के दामाद को उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो हमला कर दें इंग्लैंड पर, एंड प्रोक्लेम हिमसेल्फ किंग, और अपने आप को किंग के तौर पे मुतारिफ़ कराएं। When William reached England, जब इंग्लैंड वो पहुंच गया विलियम, there was no resistance, कोई रुकावट का सामना नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली लोग यही चाहते थे। जेम्स फ्लड टू फ्रांस, वो फ्रांस भाग गया जेम्स, एंड विलियम टुक ओवर द थ्रोन, और विलियम ने उसके तख्त पर कब्जा कर दिया, becoming William III in England, Wales and Ireland, and William II of Scotland. और फिर वो जो है इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड का विलियम III बन गया, और स्कॉटलैंड में उसको विलियम II बोलते थे। विलियम रूल्ड जॉइंटली विद मैरी, दोनों ने मिलके हुकूमत चलाई। दिस इवेंट वाज कॉल्ड ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इसी को ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा गया, बिकॉज देयर वाज नो फाइटिंग इन इंग्लैंड, क्योंकि कोई लड़ाई नहीं हुई, एंड इट गारंटी द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की जो पावर, उसको ताकत थी, वो दोबारा उनको मिल गई, एंडिंग द थ्रेट ऑफ द मोनार्क रूलिंग एन इज हर ओन एज ही और शी विश्ड, और ये ख़तरा भी ख़त्म हो गया कि जो मोनार्क रूल करेगा, हम पर हुकूमत करेगा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। जेम्स टू वांटेड टू रीगेन द थ्रोन एंड इन्वेडेड आयरलैंड। जेम्स टू जो है उसने दोबारा से तख्त को हासिल करने की कोशिश की, आयरलैंड पे कब्ज़ा किया, आयरलैंड पे हमला किया फ्रेंच आर्मी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच आर्मी। William defeated James II at the Battle of Boyne in Ireland in 1690s. 1690s में उसने विलियम ने जेम्स टू यानी कि अपने दामाद को यानी अपने ससुर को उसने हरा दिया। विलियम ने अपने ससुर जेम्स टू को हरा दिया बैटल ऑफ पॉइंट पे,
एन इवेंट इसी को आज सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड के कुछ इलाकों में, विच इज़ स्टिल सेलिब्रेटेड बाय सम इन नॉर्दर्न आयरलैंड टुडे. विलियम रीकॉन्कर्ड आयरलैंड, उसने आयरलैंड को दोबारा फतह किया विलियम ने. एंड जेम्स फ्लड बैक टू फ्रांस, जेम्स जो है वो भाग के फ्रांस चला गया. मैनी रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द रोमन कैथोलिक चर्च, बहुत सारी सख्तियाँ उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च पे कर दी इन आयरलैंड में. एन आयरिश चीफिन वर अनेबल टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट, और आयरलैंड के जो चीफिन्स थे, जो सरदारान थे, जो इम्पोर्टेंट वहाँ की पर्सनैलिटीज़ थी, उनको गवर्नमेंट के किसी भी किस्म के मामलात में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता था. देयर वाज आल्सो सपोर्ट फॉर जेम्स इन द स्कॉटलैंड, जेम्स के लिए स्कॉटलैंड में भी काफ़ी सपोर्ट था. एन अटेम्प्ट एट एन आर्म्ड रिबेलियन in support of James was quickly defeated. स्कॉटलैंड में भी जो जेम्स के सपोर्ट में एक फसाद शुरू हुआ, उसको भी उसने बहुत आसानी से जल्दी से हरा दिया. एट द Killiecrankie, all the Scottish clans were required formally to accept William as a king by taking an oath. तमाम जितने वहाँ के क्लान्स थे, बड़े बड़े ख़ानदान थे स्कॉटलैंड के, उनसे फॉर्मली यानी कि फॉर्मल वे में उनसे एक हलफ लिया जाता था कि आप जो है वो उसको अपना बादशाह मानते हैं, विलियम को. द मैकडोनल्ड्स ऑफ ग्लेनकोई वर लेट इन टेकिंग ओथ एंड वर ऑल किल्ड. मैकडोनल्ड्स ग्लेनकोई के ख़ानदान था एक, जिन्होंने ओथ लेने में देर कर दी और वो सबको मार दिया गया. द memory of this massacre meant some Scots distrusted the new government. इस मसाकर, इस खून रेजी, इस आम कत्लेआम का मतलब ये था कि स्कॉट्स लोगों में नई गवर्नमेंट को लेके अभी तक अदम एतमाद वाला एक सीन था. Some continued to believe that James was the rightful king. कुछ अभी तक बिलीव कर रहे थे कि जी जेम्स जो है वो हमारे लिए ठीक था किंग, particularly in Scotland, खास तौर पर स्कॉटलैंड में. Some joined him in exile in France. कुछ तो उसके साथ जलावतनी काटने फ्रांस भी चले गए. Others were secret supporters. कुछ दिल में सीक्रेटली उसको सपोर्ट करते थे. जेम्स सपोर्टर्स became known as Jacobites. जो जेम्स के सपोर्टर्स थे उनको कहा जाता था Jacobites.